Now I'm going to discuss lecture number 8 of atomic structure, class +1. Today's topic is limitations of electromagnetic wave theory. अब इन लिमिटेशंस को समझने से पहले हमें यह पता करना जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी क्या। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है दैट वाज गिवन बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि दैट एनर्जी इज एमिटेड कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एंड दैट एनर्जी इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी। कि एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में बाहर आ रही है, रेडिएशंस की फॉर्म में बाहर आ रही है, और दैट एनर्जी इज एमिटेड कंटिन्यूसली। अब मैं पहले आपको बतलाता हूं एनर्जी एमिटेड का मतलब क्या है। जब आप किसी मेटल रॉड को हीट करते हैं या आप फिलामेंट ऑफ बल्ब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करते हैं तो एनर्जी बाहर आती है, ठीक है। यू कैन सी दैट लाइट कमिंग आउट। सन से रेडिएशन आ रही है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड ये थ्योरी मानती है कि ये रेडिएशंस जो हैं ये वेव नेचर शो करती हैं, जैसा कि हम जनरली समझते हैं। ओके तो इस थ्योरी से जो लाइट का इंटरफेरेंस कंसेप्ट है एंड डिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, वो तो एक्सप्लेन होती हैं, पर कुछ कॉन्सेप्ट्स रेडिएशन को वेव मान के प्रूव नहीं होते हैं। तो हमारी यहाँ पे आज कोशिश यही है कि हम आपको कन्विंस कर सकें कि जो हम मानते हैं कि जो रेडिएशंस हैं वो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। पर यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो वेव नेचर और रेडिएशन को कंसिडर करके प्रूव नहीं होते हैं। कितनी सरप्राइजिंग बात है। मींस वहां पे हमें ये मानना पड़ेगा कि रेडिएशन की वेव नेचर नहीं होती है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन कंसेप्ट्स व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग रेडिएशन टू बी पार्टिकल। उनमें से एक फिनोमेनन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके तो मैं सबसे पहले आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में बतला दूं। फर्स्ट, phenomenon of black body radiation cannot be explained by considering electromagnetic wave to be wave in nature. Similarly, photoelectric effect cannot be explained by considering electromagnetic radiations to be wave. These two phenomena can be explained by considering radiation to be पार्टिकल। सो ये है हमारे आज का विषय जो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई जो रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो वेव हैं, राइट। बट इन एडिशन टू दिस दे आल्सो शो पार्टिकल कैरेक्टर। ओके इसके साथ दो और लिमिटेशंस हैं जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रा की फॉर्म में आपको समझ में आएंगे। The line spectra of atoms with reference to hydrogen. Okay, अभी सिर्फ मैं रीड कर रहा हूं, फिर आगे एक्सप्लेन करूंगा। Variation of heat capacity of solid as a function of temperature. तो चलिए जानते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसेप्ट क्या है। सिंपली हम ये जानते हैं कि जब भी किसी भी बॉडी को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, पहले वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद वो रेडिएशन एमिट करती है। तो ब्लैक बॉडी के लिए हम बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी इज बेसिकली अ परफेक्ट अब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशन। तो हम यहाँ सिंपली ये कहते हैं कि जब हम किसी बॉडी को, ब्लैक बॉडी क्यों यूज़ कर रहे हैं आपको पता चल गया, जब किसी बॉडी को हीट करते हैं तो क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। जब एक्सपेरिमेंटली हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वी ऑब्जर्व अ चेंज इन कलर। सबसे पहले बॉडी का रंग लाल होगा, जैसे गुस्से में हम लाल होते हैं, लाल होगा, फिर ऑरेंज होगा, ओके, फिर येलोइश, फिर ग्रीनिश, वाइटिश, एंड फाइनली हम देखते हैं ब्लू कलर की ब्लूइश अपीयरेंस जो है वो आती है। मींस जब हम बॉडी को हीट करते हैं तो क्या चेंज हो रहा है,
वेवलेंथ चेंज हो रही है और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। और इनिशियली जब हम उसको हीट करते हैं, पहले रेडिएशन वो बाहर आ रही है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, और ज़्यादा हीट करने से कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज होने का मतलब वेवलेंथ चेंज हो रही है या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो पहले लाल रंग था, फिर ऑरेंज, फिर येलो। मीन्स जो रेडिएशन एमिट हो रही है ज़्यादा हीट करने से वो किधर को शिफ्ट कर रही है, शॉर्टर वेवलेंथ साइड पे। ये लॉन्गर वेवलेंथ है, ये शॉर्टर है, इधर को शिफ्ट हो रही है। मीन्स जितना ज़्यादा हीट करते जाएंगे, जो रेडिएशन एमिटेड है उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी, या हम ये भी कह सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ओके, ये एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं। पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, आई रिपीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात करें, वेव थ्योरी, उसके अकॉर्डिंगली कि हमने रेडिएशन को कॉन्टिन्यूस माना है, कॉन्टिन्यूस मीन्स वेव माना है, तो बॉडी को हीट करने से कलर की इंटेंसिटी बदलनी चाहिए, राइट? वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि वेव के लिए एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। इट मीन्स एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से जैसे जैसे बॉडी को हीट करेंगे इंटेंसिटी बदलेगी। मीन्स जो रंग इमिट हो रहा है, अगर रेड है तो वो और रेड हो जाएगा, बट कलर चेंज नहीं होगा। पर आप खुद सोचिए, एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो बॉडी का कलर चेंज हो रहा है। इस थ्योरी को मानते हैं तो कलर चेंज नहीं होना चाहिए, पर कलर तो चेंज होता है। और कलर चेंज होने का मतलब वेवलेंथ चेंज हो रही है। क्या दिखाया है मैंने? कम होती जा रही है वेवलेंथ। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स वेवलेंथ कम हो रही है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मीन जैसे जैसे आप बॉडी को हीट करते जाते हैं, एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। सो फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग। इट मीन्स यहां एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, नॉट टू द इंटेंसिटी। इट मीन्स बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो अगर इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती तो कलर चेंज नहीं होना चाहिए था, राइट? और अगर कलर चेंज नहीं होता तो वेव थ्योरी मीन्स जिसमें हम रेडिएशन को वेव मान रहे थे वो सही होनी थी। सो बात एक ही है जिसको मैं इतने समय से ज़्यादा डिफरेंट वे से बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सब मानते हैं रेडिएशंस की वेव नेचर होती है, ट्रू। बट इसके साथ कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते रेडिएशन को वेव मान के। उनमें से पहला कंसेप्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहां एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आ रही है, जो वेव करैक्टर की नेचर नहीं है। वेव होती तो उसकी एनर्जी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल आनी थी। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिंट। सेकेंडली, एक बात मैं और बतलाता हूं, मैंने यहां पे इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया तो डिफरेंट टेम्परेचर पे। आई रिपीट, इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ। तो हम क्या फील करते हैं, दो टेम्परेचर पे ग्राफ है, एक T1 एंड T2 पे। T2 इज हायर देन T1। यू कैन सी इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन मैक्सिमम है इस वेवलेंथ पे। मीन्स T2 टेम्परेचर हायर है, और इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन T1 की मैं बात कर रहा हूँ, वो वेवलेंथ ये है। ये वेवलेंथ बड़ी है T1 पे, T2 पे। आई रिपीट, T1 पे बड़ी है, T2 पे छोटी है। मीन्स हायर टेम्परेचर पे वेवलेंथ छोटी है। हायर टेम्परेचर पे वेवलेंथ छोटी है मीन्स फ्रीक्वेंसी बड़ी है। आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, ठीक है, हायर टेम्परेचर पे जो है
वो क्या शो कर रही है? शॉर्टर वेवलेंथ साइड को शो कर रही है. सो वेरी क्लियर दैट एनर्जी इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. इज दैट क्लियर? नाउ अब आपको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, रेडिएशन की पार्टिकल नेचर भी है. ये हमारी अब फ्यूचर के सारे सब्जेक्ट की आधार है. सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इट इज जस्ट अ फिनोमिनन ऑफ ejection of electrons. Ejection means removal of electrons from the surface of metal with the help of suitable radiation. भाई ये मेरे पास मेटल है, इसके सरफेस पे मैं अगर एक सूटेबल रेडिएशन फॉल करवाता हूँ, राइट, तो क्या हम फील करते हैं कि सरफेस ऑफ मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा. मीन्स इसने मेटल को आयोनाइज करना शुरू कर दिया है. अब इसको मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसके एटम को आयोनाइज करने के लिए जो रेडिएशन है उसकी सर्टेन मिनिमम एनर्जी चाहिए. अगर तो उसकी एनर्जी उससे कम है, रेडिएशन की एनर्जी जितनी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए उससे कम है, तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होगा. राइट? तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं. When radiation with frequency, here I'm using word frequency, greater than a certain minimum frequency, greater than certain minimum frequency, मतलब जितनी चाहिए frequency उतनी उससे ज़्यादा है, strike the surface of a metal, the electrons are ejected from the surface of metal. I repeat, when रेडिएशन, ये रेडिएशन है, ये इंसिडेंट रेडिएशन है, विद फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर देन अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल. द फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. नाउ यहां मैंने मेटल का नाम नहीं लिया है, एक जनरल मेटल लिया है. अब यहां बात समझने की जरूरत है. अगर मैं यहां मेटल बदलता जाऊंगा, किसी भी मेटल के सरफेस से एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बदलेगी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए क्योंकि सबकी आयोनाइजेशन डिफरेंट है. इसलिए जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी भी उसके हिसाब से बदलेगा. तो कितनी मिनिमम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चाहिए उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो आप रेडिएशन फेंक रहे हैं उसकी कितनी सर्टेन मिनिमम एनर्जी हो, फ्रीक्वेंसी हो, ताकि वो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ओके, एंड corresponding energy of radiation is known as threshold energy. ओके, इसी तरह मेटल के सरफेस, ऑब्वियसली इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए सर्टेन मिनिमम एनर्जी चाहिए. वो कितनी एनर्जी है वो मेटल डिसाइड करेगी कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से, उसकी बाइंडिंग फोर्स क्या है. तो कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाता है. राइट? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले मैं यहां से बतलाता हूं. ये एक इंसिडेंट रेडिएशन है, इसकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी चाहिए. फ्रीक्वेंसी सर्टेन जो वैल्यू है उतनी, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकलेगा. उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं. ओके, अगर उस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, एक तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ओके, और जो रिमेनिंग एनर्जी है, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए तो निकल गया, अब उससे जो बाकी डिफरेंस है एनर्जी का, दैट विल कम आउट एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ
इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ऑब्वियसली मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सर्टेन मिनिमम एनर्जी चाहिए। अगर रेडिएशन की एनर्जी उससे कम है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगी। अगर रेडिएशन की एनर्जी उस मेटल के सरफेस से एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो जितनी एनर्जी चाहिए वो हमने रेडिएशन से दे दी। और अगर रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा है तो जो ज़्यादा अमाउंट निकली है, डिफरेंस है जो, दैट विल कम आउट एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? सो इसका पहला पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली इफ द रेडिएशन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मेटल हैज फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब रेडिएशन की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है या इक्वल है। The minimum energy above which electron is ejected is known as work function, W0. It's a characteristic feature of matter. Velocity or the kinetic energy of ejected electron, ये ejected electron है, depends upon the frequency of radiation and is independent of its intensity. ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस बात के प्रोपोर्शनल है कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब फिर देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? फ्रीक्वेंसी के। अरे भाई अगर वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आ रही है इट मीन्स वो रेडिएशन की वेव करैक्टर को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रही। और बातें दो हैं, पार्टिकल या वेव। आई रिपीट, एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मीन्स मोर द एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन मोर इज द frequency of incident radiation. Mean energy of ejected electron is proportional to frequency, not proportional to intensity. इसका मतलब यहां भी ये कंसेप्ट हम प्रूव नहीं कर पाएंगे अगर रेडिएशन को वेव मानेंगे, राइट। लास्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी बात को इम्प्रूव्ड वे से, जो नेक्स्ट थ्योरी है उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी इतनी बातें सुन के जितना समझ में आया उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करिए, राइट। डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनेगा। एंड पेशेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए, दैट इज पेशेंस। डेवलप पेशेंस, किसी को सुनने के लिए पेशेंस डेवलप करिए। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैं हर लेक्चर के बाद में कहता हूँ, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अवेल दिस। इसको सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, सिर्फ ऐसे मत देखिए, इसको प्रॉपरली वीडियो को वॉच कीजिए, राइट, और अपने व्यूज़ दीजिए और आपके लिए हम इससे बढ़िया से बढ़िया काम कर सकें। Thank you very much.